खैर आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूल्स के मुताबिक मधु और प्राची थर्सडे वाले दिन खाना तो नहीं बनाते थे, लेकिन माँ पापा आने की वजह से थर्सडे तो था, हाथों से खाना भी बनाया। माँ पापा सो गए थे तो दोनों ने मिलकर बड़े प्यार से खाना बनाया और उन दोनों को खिलाकर सुला दिया। अगले दिन मधु रोजाना की तरह अपने बिस्तर से उठी तो उसने देखा कि प्राची अपने बिस्तर पर नहीं है। उसने यहाँ वहाँ नजरें घुमाई तो प्राची बालकनी में खड़ी अपने कपड़ों को सुखा रही थी। मधु दौड़कर प्राची के पास गई और एक ही सांस में बोली, प्राची तुमने नहा भी लिया और मुझे उठाया भी नहीं, मैं लेट हो गई हूँ लगता है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मधु के मुंह से एक साथ इतने सवाल सुनकर प्राची 2 मिनट चुप रही और फिर मधु की ओर अपनी नशीली गहरी आंखों से देखकर बोली, आपको हमने 10 बार उठाया पर आप इतनी गहरी नींद में थी कि आप उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इसमें भला हमारी क्या गलती? ओह, रात में तय ज्यादा काम कर लिया था तो शायद इस वजह से सुबह नींद नहीं खुली। काम? कौन सा काम? तुम तो रात में मेरे साथ ही सो गई थी ना 9 बजे, फिर लेट कैसे? प्राची ने मधु की बात पर बात रखते हुए बोला, पर मधु किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली गई। प्राची समझ गई थी कि मधु उसी काम का जिक्र कर रही थी जो वो प्राची से छुपाए हुए है। प्राची रूम में जाकर जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी हुई और जाने लगी। अरे बेटा कुछ खाकर तो जाओ, मिसेस सरोज ने प्राची को टोकते हुए बोला। नहीं आंटी, आज मन नहीं है, वहीं कैंटीन में कुछ खा लूंगी। पर मधु को तो लेती जाओ, मिसेस सरोज चिल्लाकर बोली। पर इससे पहले कि वो उनकी बात सुनती, वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। उसने अनमने मन से कॉलेज में शेट्टी सर का लेक्चर अटेंड किया और फिर कैंटीन में जाकर समोसे ऑर्डर करके टेबल पर बैठ के समोसे खाने लगी। जैसे ही समोसे का पहला बाइट उसने मुंह में डाला, कितना नमक है इसमें? प्राची ने बचा हुआ बाइट हाथ से वापस प्लेट में रखते हुए कहा और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, लगता है आज खाना नसीब में ही नहीं है। इतना कहकर उसने समोसे की प्लेट दूर हटा दी और चुपचाप वहीं बैठी पर मधु की ओर देखने लगी। आज मधु आयशा से कुछ बातें करते हुए उसके साथ लंच कर रही थी। ये देखकर प्राची से रहा नहीं गया और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आज किसी और के साथ बैठकर लंच कर रही है। प्राची गुस्से में उठी और वहाँ से जाने लगी। अरे कहाँ जा रही हो तुम? प्राची ने इतना सुनकर वापस पीछे की ओर मुड़ी तो राघव खड़ा था। वो राघव की तरफ देखकर बोली, कहीं नहीं, रूम पर वापस जा रही हूँ। पर तुम्हें शेट्टी सर बुला रहे हैं। राघव के मुंह से शेट्टी सर का नाम सुनकर प्राची दौड़ते हुए स्टाफ रूम में गई और अंदर जाते ही शेट्टी सर, जो कि अपनी कलम से किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे थे, उनको टोकते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ प्राची, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस करनी है। जी सर बोलिए। प्राची, मुझे उन सारे बच्चों की लिस्ट चाहिए जो कॉलेज के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, और हाँ, मैं तुम्हें इस फेयरवेल पार्टी का इंचार्ज बनाता हूँ। ओ माय गॉड, ये सुनकर प्राची का क्या रिएक्शन होगा? चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। शेट्टी सर के मुंह से पार्टी की इंचार्ज बनने की बात सुनकर प्राची मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लग रहा जैसे कि उसने अपना पुराना रुतबा और अपनी जगह हासिल कर ली है। हालांकि वो अभी भी ये सोचकर उदास थी कि मधु और आयशा उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, पर इस बात को दिमाग से निकालकर वो पार्टी की तैयारी में जुट गई। उसने क्लास में जाके अनाउंस किया, हे एवरीवन। क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स प्राची की आवाज सुनकर उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। प्राची ने भी उन सबको स्माइल के साथ देखा और फिर हंसते हुए बोली, आप में से जो कोई लोग पार्टी में परफॉर्म करने वाले हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कल सुबह तक फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर दें। पार्टी के फॉर्म का अनाउंसमेंट सुनकर क्लास में खुशी का माहौल उमड़ गया और सब लोग खुश होकर झूमने लगे। तभी एक स्टूडेंट ने प्राची के पास आकर पूछा, प्राची, पर फॉर्म है कहाँ और हमें कहाँ से मिलेंगे? इस पर प्राची ने उसकी ओर स्माइल करते हुए देखकर कहा कि फॉर्म शेट्टी सर के पास है, आप लोग छुट्टी में उनसे ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ये कहकर वो स्टूडेंट अपनी बेंच पर जाकर खड़ा हो गया। पूरे क्लास में हंसी खुशी की आवाजें गूंजने लगी। सब बहुत खुश थे। प्राची क्लास को वैसे ही छोड़कर ऑफिस में शेट्टी सर के पास गई। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। सर, वो स्टूडेंट्स फॉर्म के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें फॉर्म आपसे लेने को कह दिया।
प्राची शेट्टी सर के सामने खड़ी होकर बोली, ओके, सही किया तुमने सर, बट फॉर्म तो अभी तक आई नहीं है। हाँ प्राची, तुम उसकी टेंशन मत लो, फॉर्म आज आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। प्राची स्माइल के साथ इतना कहकर वहां से चली गई। ऑटो ऑटो। कॉलेज के बाहर खड़े होकर प्राची अपना हाथ हिलाकर ऑटो को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी ऑटो रुक ही नहीं रहा था। आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी जब कोई ऑटो नहीं रुका तो प्राची ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज कोई भी ऑटो क्यों नहीं रुक रही है? क्या होगा? अब मैं रूम पर कैसे जाऊंगी? आज पॉलिटिक्स लीडर की स्ट्राइक की वजह से मेट्रो भी बंद है। अब मैं क्या करूं? प्राची वहीं खड़ी खड़ी सोच रही थी। हे प्राची, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? राघव ने अपनी बाइक अपाचे उसके सामने रोकते हुए कहा। राघव को देखकर प्राची अपने दांतों से अपने होठों को दबाते हुए बोली, भीख मांगने खड़ी हूं, तुम्हारे पास कटोरा हो तो दे दो। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, और तुम बहुत घटिया। वैसे आज स्ट्राइक है तो कोई भी ऑटो नहीं रुकेगी, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे ही राघव ने ये बात कही, प्राची को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने राघव को गुस्से में देखा और फिर बोली, नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। ओके। प्राची वहीं खड़ी मिसमिसाते हुए सोचने लगी, क्या आफत है, आज कोई भी ऑटो क्यों नहीं मिल रहा? पर तभी उसे सामने में से एक टैक्सी आते हुए दिखी। टैक्सी को देखकर प्राची के चेहरे पर बहुत लंबी सी मुस्कान आई। उसने हाल ही में अपने हाथों से इशारा करके टैक्सी को रोका और फिर टैक्सी के पास जाकर उसके कांच में से अंदर की ओर झांकते हुए बोली कि भैया, गायत्री कॉलोनी में छोड़ देंगे क्या? मैडम, छोड़ तो देंगे पर टाइम लगेगा, मतलब पहले से मेरी टैक्सी में सवारी बैठी हुई है तो पहले मुझे चौरसिया रोड पर इन्हें ड्रॉप करना होगा। प्राची ने ये सुनकर पीछे बैठी हुई लेडी की ओर देखा। लेडी अपनी आंखों पर मोटा लेंस वाला चश्मा लगाए हुए बैठी थी। उसके माथे पर एक बहुत बड़ी बिंदी थी जो कि सामने से आ रही सूरज की रोशनी की वजह से साफ झलक रही थी, और उसने हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। उसकी उम्र करीबन 45 से 50 साल की लग रही थी, पर उसने खुद को इतना मेंटेन और प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि कोई भी उसे देखकर ये कह सकता था कि ये लेडी मिडिल एज की है। ठीक है, पहले आप इन्हें ड्रॉप कर देना और फिर मुझे। ये कहते हुए प्राची ने टैक्सी का गेट खोला और उस लेडी के बगल में जाकर बैठ गई। वो लेडी अपनी सीट पर बैठी बैठी अपने फोन में गेम ओपन करने की कोशिश कर रही थी, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो गेम ओपन नहीं हो रहा था। उस लेडी को गुस्सा आ रहा था। वो अपना मोबाइल अपनी हथेली पर ठोक रही थी। ये देखकर प्राची धीरे से उसकी एक मुस्कान बिखेरते हुए बोली, मैम, कैन आई हेल्प यू? प्राची की बात सुनकर उस लेडी ने अपना चश्मा हटाया और प्राची को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना मुंह मोड़कर विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर प्राची भी दोबारा कुछ नहीं बोली, पर जब करीबन 10 मिनट बाद गेम नहीं खुला तो उस लेडी ने प्राची की ओर अपना मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, यस श्योर। ये सुनकर प्राची ने उसका मोबाइल अपने हाथ में लिया और उस गेम को अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल कर दिया। दोबारा इंस्टॉल होने की वजह से गेम आसानी से खुल गया। प्राची ने फोन वापस उस लेडी को दे दिया। ये देखकर उस लेडी ने भी प्राची को बड़े प्यार से थैंक यू बोला। फोन के चक्कर में कब चौरसिया रोड आ गई पता ही नहीं चला। मैम, आपका चौरसिया रोड आ गया है, बस यही रोक दीजिए, उस लेडी ने ड्राइवर को कहा और टैक्सी का किराया देकर अपना पर्स लेकर टैक्सी से उतर गई। प्राची भी कुछ देर में अपने रूम पर पहुंच गई, लेकिन मधु अभी तक रूम पर नहीं पहुंची थी। ये देखकर प्राची ने मधु की माँ मिसेस सरोज से अपनी रिस्ट वॉच उतारते हुए कहा, अरे आंटी, मधु अभी तक नहीं आई? हाँ बेटा, मुझे लगा तुम्हारे साथ आ रही होगी। नहीं आंटी, आज तो मधु मेरे साथ थी ही नहीं, पूरे टाइम वो कॉलेज में ही आयशा के साथ थी, तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे पहले रूम पर आ गई होगी, पर वो यहाँ नहीं पहुँची तो कहाँ है? अपने सर पर हाथ रखते हुए प्राची बोली, पता नहीं बेटा कहाँ है वो। रुको, मैं उसे फोन लगाती हूँ। कोई फायदा नहीं बेटा, मैं भी उसे काफी देर से फोन लगा रही हूँ पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है, मिसेस सरोज ने चिंतित होकर बोला। ये सुनकर मधु ने अपना फोन पर्स से निकाला और मधु का नंबर डायल करके उसे कॉल किया।
पर सच में मधु फोन रिसीव नहीं कर रही थी। करीबन 10 से 15 बार लगातार फोन लगाने के बाद भी जब मधु ने कॉल रिसीव नहीं किया तो प्राची को टेंशन सी होने लगी। मधु आयशा के साथ मिलकर भले ही प्राची के खिलाफ साजिश रच रही हो, लेकिन मधु उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने ऐसे कभी पहले मधु को अकेले नहीं छोड़ा था। आज केवल मधु के बिहेवियर की वजह से वो एक दूसरे से दूर थी, लेकिन प्राची कभी भी मधु का कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने अपना फोन गुस्से में सोफे पर फेंकते हुए कहा, आंटी हम 1 घंटे वेट कर लेते हैं। अगर तब तक वो नहीं आती है फिर मैं खुद अपनी स्कूटी से उसे देखने जाऊंगी। पर मेरी स्कूटी खराब है, इसीलिए शायद मुझे ऑटो से ही जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हम वेट कर लेते हैं। अपने चेहरे पर टेंशन का भाव दिखाते हुए मिसेस सरोज बोली। प्राची का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो वहीं चेयर पर बैठी बैठी मधु के आने का इंतजार कर रही थी और बार बार उठकर गेट पर जाकर गेट की बालकनी से नीचे की ओर झांक रही थी। 20 मिनट में वो लगातार ऐसा 10 से 15 बार कर चुकी थी। आधा घंटा बीतने के बाद सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज आई। प्राची समझ गई कि ये मधु है। मधु जैसे ही कमरे में आई, अरे मधु कहाँ थी तुम? आंटी अंकल भी कितनी टेंशन ले रहे हैं और तुम फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। उसके आते ही प्राची ने एक साथ इतने सारे सवालों की बौछार कर दी। प्राची के सवालों पर मधु ने ज्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। माँ, मैं आयशा के साथ किसी बहुत जरूरी काम के लिए गई थी। मधु अपनी माँ मिसेस सरोज की ओर देखते हुए बोली। और हाँ माँ, मैं बाइक पर थी तो कॉल अटेंड नहीं कर पाई। मधु ने बिना किसी के सवाल किए जवाब देते हुए बोला। पास में खड़ी प्राची मधु को ऐसे देखकर हैरत में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब सवाल उसने किए हैं तो फिर मधु ने जवाब अपनी माँ को क्यों दिए। मधु के इस बिहेवियर से प्राची को काफी हर्ट हुआ। वो मधु से बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप लेकर अपना काम करने बैठ गई। मधु की माँ मिसेस सरोज डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाते हुए बोली, कुछ खा लो। तुम दोनों आज सुबह से बिना कुछ खाकर चली गई थी, तो अभी कुछ खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मधु अलमीरा से अपने कपड़े निकालते हुए बोली। प्राची तुम खा लो। नहीं आंटी, मुझे भी भूख नहीं है। मिसेस सरोज प्राची और मधु के इस बिहेवियर से काफी चिंतित थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल तक जो प्राची और मधु हंसकर बोलकर खिलखिला रही थी, वो आज एक दूसरे से मुंह फुलाकर क्यों बैठी है।